नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने लाइब्रेरी के प्रकार जो हम लोग देख रहे थे उसके दूसरे भाग के बारे में चर्चा करते हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि अंग्रेजी में भी वीडियो बनाइए। तो मेन चीज़ हिंदी और अंग्रेजी नहीं है, मेन चीज़ होता है कि हम किसी भी विषय को अच्छी तरीके से समझ लें। अगर हम किसी भी विषय को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो हमें अपनी भाषा में ही लिखना होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ आप अपने बारे में कुछ बताओ, तो आपको किसी हिंदी में पढ़ने या अंग्रेजी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भी बता सकते हो अपने बारे में। आप अपने देश के बारे में हिंदी और अंग्रेजी किसी भी चीज़ दोनों भाषाओं में बता सकते हो, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से अपने देश के बारे में और अपने बारे में जाना है, अपने दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से समझा है। तो ठीक इसी प्रकार से लाइब्रेरी के प्रकार या लाइब्रेरी या किसी भी विषय को समझने के लिए हमें भाषा बाधक नहीं होना चाहिए। भाषा तो केवल एक माध्यम है। हालांकि मैंने प्रयास किया है कि हिंदी के शब्दों के साथ अंग्रेजी के भी शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो ये आप समझ लो हिंदी अंग्रेजी दोनों का वीडियो है। लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। आज हम लोग जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में। तो अब मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसमें मैंने बताया था लाइब्रेरी क्या के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 8-9 प्रकार के बारे में बताया था, जिसमें में से फिर पहला मैंने बताया था कि राष्ट्रीय लाइब्रेरी क्या होती है, राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या होता है। तो उसमें एक उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है। तो जब हमारा संविधान बना 1950 में, तो उसके अनुच्छेद 62 में और अनुसूची 7 में इस राष्ट्रीय लाइब्रेरी का प्रावधान किया गया। और पहले भी बताया था कि मैंने कि ये कोलकाता में स्थित है। अब ये इतिहास कैसे शुरू हुआ, कैसे ये लाइब्रेरी बना, ये राष्ट्रीय लाइब्रेरी कैसे बना। क्या होता है कि 1835 में हमारे देश में कुछ स्थानीय लोग, कलकत्ता के कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं क्यों ना एक ऐसा जगह बनाया जाए जहाँ पे ढेर सारी पुस्तकें रखी जाएं और उन पुस्तकों को लोग पढ़ सकें। तो उन सारे स्थानीय लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने उस लाइब्रेरी को सबसे पहले बनाया, जिसको उन्होंने नाम दिया कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ये 1835 की बात है। फिर उसके बाद समय बीतता है और 1899 का समय आता है, जब कर्जन यहाँ का वायसराय बन के आता है। अब उसने क्या किया कि वहाँ कलकत्ता में जितने भी पुस्तकालय होते हैं उसका उसने सर्वे करवाया कर्जन ने, और फिर उसने द इम्पीरियल लाइब्रेरी बनाया। इसी इम्पीरियल लाइब्रेरी को आगे बढ़ाया गया। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो 1948 में एक अधिनियम पारित किया गया और जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय को बनाया गया और हमारे इसी इम्पीरियल लाइब्रेरी को कन्वर्ट कर दिया गया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में, जो कोलकाता में है। तो हम उसके बाद जो वहाँ के पुस्तकाध्यक्ष थे सबसे पहले श्री वी.एस. केशवन जी थे। तो ये तो था इतिहास इसका। अब इसका संगठन कैसे है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कैसे। तो ये जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसके अंतर्गत ये आता है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत। अब इसमें एक डायरेक्टर होता है, निदेशक, उसके नीचे होते हैं पुस्तकाध्यक्ष और उप पुस्तकाध्यक्ष और सहायक पुस्तकाध्यक्ष। ये कुछ पोस्ट हैं कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। इनके पास ढेर सारी चीज़ें होती हैं। एक तो ये कलेक्शन कैसे करते हैं, इनके पास कलेक्शन कितनी है, तो इनके पास करीब करोड़ों में पुस्तकें हैं, ढेर सारे शोध पत्र पत्रिकाएं हैं। प्राचीन समय में जो बहुत ही दुर्लभ पांडुलिपियां हैं वो हैं, मानचित्र हैं, माइक्रोफिल्म्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, अन्य गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट करके रखी है हमारे नेशनल लाइब्रेरी में। अच्छा, ये इनका स्रोत क्या था, कहाँ से लाए, चुरा के तो लाए नहीं होंगे तो इनका स्रोत जो था वो सबसे पहले तो पुस्तक आवृत्ति अधिनियम। इसमें क्या होता है कि भारत में कोई भी पुस्तक पब्लिश होगी तो जो पब्लिशर होगा उसकी ड्यूटी है कि वो फ्री में उसकी एक कॉपी नेशनल लाइब्रेरी को भेजे। तो इस मेथड से इन लोगों के पास ढेर सारी बुक्स आ गई। दूसरा, इन्होंने खरीदा, तथा कुछ अपने देश में क्या दान की परंपरा है, तो कुछ लोग दान भी दे देते हैं, तो इनके पास दान से आया। और अगला विनिमय, विनिमय मतलब अदला बदली, कुछ पुस्तक हमने अन्य पुस्तकालयों को दिया विदेश में और उन्होंने कुछ हमें दिया, तो ये विनिमय से भी आया। अच्छा, ये जो हमारा नेशनल लाइब्रेरी है, ये सेवाएं क्या क्या देता है।
तो सबसे पहले तो लेन देन की सेवाएं, कि मतलब पुस्तक देना पुस्तक लेना, ये काम करते हैं। ना सिर्फ पुस्तक बल्कि पत्र पत्रिकाएं, ये सारी चीज़। दूसरा वाचनालय, मतलब यहाँ पे करीब 320 लोगों को बैठने का बहुत बड़ा एक हॉल है, यहाँ पे बैठ सकते हैं, या अन्य हजारों प्रयोगशालाएं हैं इसके अंतर्गत। तो ये वाचनालय बहुत ही बड़ी चीज़ है। वांग्मय सूची और संदर्भ सेवा भी है, कि मतलब आपको कोई पुस्तक लेनी है तो जाइए, आप उसका बताइए, इसके पब्लिशर हैं, इसके राइटर हैं, तो ये आपको संदर्भ सेवा भी देंगे। उस आपने जो डिटेल्स दे उसके अनुसार वो आपको बताएंगे कि कहाँ मिलेगा। अगला, रिपोग्राफी की भी सेवाएं देते हैं, कि मतलब ये जो फ़ोटोज़ के तौर पे कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम पुस्तक वगैरह लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमें कुछ फ़ोटोज़ की ज़रूरत होती है। अब हड़प्पा काल पे मुझे एक किताब लिखनी है, अब वो फ़ोटोज़ कहाँ से मिलेंगे? तो यहाँ पे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, तो ये सुरक्षित करके रखते हैं। अच्छा, ये रहा हमारा नेशनल लाइब्रेरी। अब हम चलते हैं लाइब्रेरी के अगले प्रकार पे, जिसको हम बोलते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय या एकेडमिक लाइब्रेरीज। एकेडमिक लाइब्रेरीज पे हम लोग चलते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो जिनके नाम पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो उन्होंने क्या बोला था कि पुस्तकालय जो होता है किसी भी शिक्षण संस्थान के हृदय के रूप में होता है। लाइब्रेरी इज हार्ट ऑफ एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये राधा कृष्णन जी ने बोला था। अच्छा, शैक्षणिक पुस्तकालय का परिभाषा क्या होता है, इसको भी हमें जान लेना जरूरी है। शिक्षण संस्थानों से संलग्न पुस्तकालय को शैक्षणिक पुस्तकालय कहते हैं। अब शिक्षण संस्थान ही कई लोगों को नहीं पता हो गया, कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा शिक्षा क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, बस पढ़ रहे हैं। तो शिक्षण संस्थान भी बता देना जरूरी है यहाँ पे। शिक्षण संस्थान होता है शिक्षा और शोध के ऐसे संस्थान जो किसी निर्धारित पाठ्यक्रम, मतलब एक फिक्स सिलेबस होता है, और उसके आधार पर किसी निश्चित स्तर और उपाधि और या प्रमाण पत्र की प्राप्ति के लिए छात्रों को औपचारिक शिक्षा देते हैं। मतलब किसी सर्टिफिकेट या कोर्स या किसी डिग्री को प्राप्त करने के लिए जो निश्चित पाठ्यक्रम पे, निश्चित सिलेबस पे जो संस्थान शिक्षा देते हैं, उन्हें बोलते हैं शिक्षण संस्थान। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती है और हम पढ़े जा रहे हैं। दरअसल हम लोग जल्दी में बहुत होते हैं। ये एकेडमिक लाइब्रेरी के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। ये 3 प्रकार की लाइब्रेरी होती है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखे थे BLIS के, MLIS के, तो उसमें कई बार पूछा गया एकेडमिक लाइब्रेरी के टाइप्स क्या हैं, और ये कभी कभी ये 10 नंबर या 20 नंबर का आ जाता है, तो इसे अच्छे से जान लेना ज़रूरी है, और इसमें अंतर क्या होता है ये जान लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक से और ध्यान से आप लोग वीडियो देखिएगा। तो ये 3 तरह की होती है एकेडमिक शैक्षणिक पुस्तकालय। पहला तो होता है विद्यालय पुस्तकालय, दूसरा होता है महाविद्यालय पुस्तकालय, तीसरा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, यानी स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब स्कूल लाइब्रेरी भी 3 तरह के होते हैं, एक तो प्राइमरी लेवल की होती हैं, एक सेकेंडरी, एक हायर सेकेंडरी, मीन्स प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। अब महाविद्यालय पुस्तकालय भी, मतलब कॉलेज लाइब्रेरी भी ढेर सारे प्रकार के होते हैं। एक तो अंडर ग्रेजुएट, एक तो पोस्ट ग्रेजुएट, एक टेक्निकल, जैसे हमारे पूसा में है तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, कभी आप विजिट करिएगा वहाँ पे। मेडिकल, ICMR में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है मेडिकल से रिलेटेड, और ट्रेनिंग लाइब्रेरीज भी होती हैं। जब मेरा NCC कैंप था तो हम लोग वहाँ पे गए थे मेरठ कैंट में, तो मेरठ कैंट में वो इंडियन आर्मी की लाइब्रेरी थी, तो उसे हम लोगों को देखने का मौका मिला। तो उसमें हमने देखा ढेर सारे उसमें मैप थे, हमारे बॉर्डर्स के मैप बनाए हुए थे, और उसमें ढेर सारे ऐसे पत्र पत्रिकाएं थे, जैसे 1971 में किस तरह से सिग्नेचर हुए, वो सारी प्रतियां वहाँ पे मौजूद थीं। या अभी चीन को हमने खदेड़ा वहाँ से, लद्दाख के क्षेत्र से हमने चीन को बाहर खदेड़ा, क्या ये पूरे क्षेत्र से। तो फिर वो जो प्रतियां होंगी, जो संधियां हुई हैं, उन सब चीज़ों की प्रतियां वहाँ पे रखी जाएंगी। तो ये मेरा अनुभव रहा वहाँ ट्रेनिंग। तो इस तरह की होती है एक प्रशिक्षण पुस्तकालय, यानी ट्रेनिंग लाइब्रेरी। शानदार था अनुभव। तो अगला हम जान लेते हैं कि आखिर ये पुस्तक लाइब्रेरी क्या होता है। ध्यान से देखना जरूरी है, वरना समझ में नहीं आएगा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी से अलग कैसे है ये स्कूल लाइब्रेरी।
किसी महान व्यक्ति ने बोला था कि यह द्वितीय अध्ययन कक्ष होता है, मतलब सेकंड क्लासरूम। लाइब्रेरी इज़ अ सेकंड क्लासरूम। इसका लक्ष्य क्या होता है स्कूल लाइब्रेरी का? अब देखो, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें तो अब कठिन कठिन शब्द, अगर यहाँ पे मैं कई बार कठिन शब्दों का प्रयोग कर देता हूँ तो आप लोग बोलते हो भाई साहब इतने भी शुद्ध हिंदी का प्रयोग मत करिए कि हम लोग आत्महत्या कर लें, तो ऐसा नहीं। तो इसी प्रकार वो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें समझाने के लिए चित्रों का सहारा लिया जाता है। तो सचित्र मतलब चित्र सहित उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाने के लिए एक लक्ष्य था उनका। दूसरा होता है जो पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय में शिक्षा देना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जैसे हम लोग सिलेबस तो अपने पढ़ते हैं, लेकिन मोरल एजुकेशन के लिए लाइब्रेरीज बेस्ट होती हैं, क्योंकि वहाँ पे कहानी की किताबें या अन्य किताबें होती हैं और वहाँ पे प्रयोगशाला वगैरह से संबंधित भी चीज़ें रखी जाती हैं। अगला है कक्षा शिक्षा को विकसित करना, मतलब क्लासरूम एजुकेशन को और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए। क्लासरूम एजुकेशन में क्या होता है, शिक्षक आए और किताब खोलो बेटा, उसके बाद वो शुरू कर दिए कि फ्रांस की क्रांति 1876 में हुआ था, बस फिर बच्चे पढ़े जा रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। तो इसको डेवलप करना है, एक सोचना, आखिर बच्चे सोचें क्यों हुई फ्रांस की क्रांति, तो इसको डेवलप करना ये अगला लक्ष्य है। अगला है विभिन्न प्रसंगों पर संदर्भ को खोजना सीखना। अब एक चीज़ मैंने बताया आप लोगों को कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि लाइब्रेरी पुस्तकालय जो होते हैं वो शिक्षण संस्थान के हृदय होते हैं। अब आपको संदर्भ खोजना है, भाई इन्होंने ऐसा क्यों बोला, कब बोला, तो ये होता है संदर्भ खोजना। क्योंकि और उसके बाद उन्होंने क्यों बोला, क्या उनके पास अथॉरिटी है बोलने की, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी और यूजीसी का एक कार्यक्रम होता तो उस कार्यक्रम में उन्होंने बोला था। तो ये इसको बोलते हैं संदर्भ खोजना, बाल की खाल निकालना। अगला है साहित्य से परिचय। अब विद्यार्थी होते हैं, उन्हें क्या पता मुंशी प्रेमचंद कौन थे, तुलसीदास कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे। अब जब वो लाइब्रेरी में जाएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तब उन्हें पता चलेगा ओ साहित्य भी है, गोदान है, गबन है, ये सारी चीज़ें। तो परिचय होता है साहित्य से। अगला इनके कारण क्या होता है, सबसे पहला तो काम होगा बेसिक काम, पठन, जो हमारा पाठ्यक्रम सामग्री उसका संग्रह करना, संकलन करना और संगठन करना। वो कहानी के रूप में हो, चित्र के रूप में हो, हास्य कथा के रूप में हो। जोक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हास्य कथा दूसरी चीज़ है, जो हास्य के नाम पे लोग जोक ही जानते हैं आजकल। अगला है दूसरा, पुस्तकालय का प्रारंभिक परिचय कराना। अब वो विद्यालय में जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें विद्यालय में पुस्तकालय से परिचित होता है। अगला मनोरंजन के साथ शिक्षा, नए पत्र पत्रिकाएं, चार्ट, मानचित्र को दिखाना, शिक्षकों को सहयोग करना। कभी कभी शिक्षकों को भी ज़रूरत पड़ जाती है, शिक्षक भी तो सीनियर स्टूडेंट होते हैं, उन्हें भी पढ़ना होता है। अगला प्रतियोगिताओं का आयोजन, जैसे स्टोरी राइटिंग, इन सब जैसे प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करना होता है। महाविद्यालय पुस्तकालय, अब इतना हमने जान लिया। अब हमारा कंपैरेटिव स्टडी शुरू हो जाता है, अब हमें तुलना करना है दोनों से। अब महाविद्यालय पुस्तकालय, अभी तो हमने विद्यालय पुस्तकालय को देखा, स्कूल लाइब्रेरी को। अब हम देखेंगे उच्च शिक्षा में प्रवेश का द्वार। जैसे हम लोग कॉलेज में जाते हैं, यानी हायर एजुकेशन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। ये इंडिया समझ लो, जैसे वो दिल्ली में इंडिया गेट है, तो कॉलेज होता है एजुकेशन गेट, हम ये बोल सकते हैं। या यस, हायर एजुकेशन गेट, कॉलेज इज़ अ हायर एजुकेशन गेट, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि क्लासरूम एजुकेशन को और व्यापक और तुलनात्मक रूप देना। अब कॉलेज में हम जाते हैं तो हमें असाइनमेंट भी बनाना पड़ता है, तो यानी ये क्लासरूम से निकल करके हमें अब शोध करना है, तो लाइब्रेरी इसमें बहुत मदद करती है। अगला स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी इज़ द की ऑफ सक्सेस। स्वाध्याय पे जोर दिया जाता है, घंटों घंटों लोग बिताते हैं। ओशो के बारे में बताया जाता है कि जब ओशो ने 12वीं की परीक्षा पास की, तब तक उसने 1.5 लाख पुस्तकें पढ़ ली थी। अद्भुत था ओशो, तो इतना ज़्यादा वो सेल्फ स्टडी करता था। कभी पढ़ना ओशो के बारे में, उनकी एक पुस्तक है संभोग से समाधि की ओर, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप उसको भी पढ़ना कभी। अगला, सामान्य ज्ञान और शिक्षा को बढ़ाना, शिक्षकों मदद,
सामान्य ज्ञान, अब किसी से पूछ लो कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ लोग तो बताएंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो सामान्य ज्ञान से भी हमें परिचित कराना जरूरी है। कुछ लोग तो श्री नरेंद्र मोदी बताएंगे राष्ट्रपति का नाम। तो ये होती है। कार्य क्या होता है हमारा, पाठ्य सामग्री, वही अभी स्कूल लेवल के पाठ्य सामग्री को इकट्ठा किया जाता था कॉलेज में, कॉलेज लेवल पे। अब यहाँ पाठकों को पुस्तकालय उपयोग हेतु प्रशिक्षित करना, वहाँ पे क्या था, इंट्रोडक्शन देना। स्कूल में इंट्रोडक्शन देना था, लेकिन यहाँ पे प्रशिक्षित, ट्रेनिंग करना। अगला मार्गदर्शन व बौद्धिक सहयोग देना, वहाँ पे खेल खेल में लोगों को पहचान करवाना था, लेकिन अब यहाँ पे मार्गदर्शन देना हो गया। यहाँ पे भी प्रोफेसर्स को सहयोग देना और अन्य पुस्तकालयों से भी अपना सहकारिता बना के रखना, कोऑपरेशन, पुस्तकों का आदान प्रदान भी करना और पुस्तकों की प्रतिलिपि सेवा यानी फ़ोटोकॉपी भी देना। हालांकि ये होता नहीं है, सिर्फ ये पढ़ने के लिए है, लेकिन ठीक है, हम लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा कॉलेज के बारे में। अगला जो है ये हम पढ़ेंगे विश्वविद्यालय के बारे में। विश्वविद्यालय पुस्तक क्या होता है, शोध, शिक्षा, विचारों का संरक्षण और व्याख्या संबंधी कार्य विश्वविद्यालय में होता है। अब देखो, अभी तक स्कूल में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन दिया, कॉलेज में क्या हुआ और उससे थोड़ा सा प्रशिक्षण दिया, लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो आपको थीसिस लिखनी पड़ेगी। अब आएगा असली मजा, अब आपने कितना पढ़ाई किया अब वो पता चलेगा। अभी 9 असाइनमेंट बनाना है और उसमें भी हम लोग गुल्ली बाबा को ढूंढ रहे हैं। तो सोचो PhD और मास्टर्स में कितने ज़्यादा असाइनमेंट्स वगैरह बनाने होते हैं या खुद की थीसिस लिखनी होती है। तो यहाँ पे शोध कार्य होते हैं, तो यानी विश्वविद्यालय पुस्तकालय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने सुना होगा एक चीज़ कि जो लोकतंत्र होता है उसके 4 स्तंभ होते हैं। एक तो कार्यपालिका, एक होता है विधायिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मीडिया। ध्यान देना, ये मीडिया, ये जो चौथा मीडिया था। ऐसे ही शिक्षा के भी 4 स्तंभ होते हैं। पहला तो छात्र होने चाहिए, योग्य छात्र। दूसरा शिक्षक, योग्य शिक्षक। तीसरा लैब, प्रयोगशाला। और चौथा लाइब्रेरी। जो मीडिया का वो काम था ना वहाँ पे, मीडिया का, वही काम ये लाइब्रेरी का काम होता है। तो ये 4 स्तंभ होते हैं शिक्षा का, जिसमें चौथा स्तंभ लाइब्रेरी का है। अच्छा, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य क्या होता है ये हमें जान लेना जरूरी। अच्छा, डायरेक्ट हम लिख देंगे कि एग्ज़ाम में कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य, तो शायद चलो सारे लोग लिखेंगे, लेकिन अगर आपने लिखा कोठारी आयोग के द्वारा जो विश्वविद्यालय के कार्य बताए गए हैं उसके अनुसार, तो आपको शायद ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, कोठारी आयोग। ये शिक्षा से संबंधित आयोग गठित किया गया था, कोठारी कमीशन। चलो, इसमें पहला इन्होंने बताया कि विभिन्न विषय के विभागाध्यक्ष के सहयोग से पुस्तकालय के विकास के लिए समन्वित कार्यक्रम बनाना। मतलब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उनकी हेल्प से एक मिनट में डेटा ऑफ कर दूं। उनकी हेल्प से समन्वित कार्यक्रम बनाना। दूसरा है केंद्रीय पुस्तकालय और गोष्ठी पुस्तकालय के मध्य संपर्क करना। कई सेमिनार लाइब्रेरी होती हैं, ठीक है, और केंद्रीय लाइब्रेरी, इन दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। तीसरा मैंने बता ही दिया, शोध कार्य के लिए साधन और सुविधा देना। चौथा, साहित्य संग्रह जो शिक्षा और प्रयोगशालीय शोध में उपयुक्त हो। अब कबीर की हमें साखी पढ़नी है, आज भी सोचो चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र आज भी हमें मिल जाता। सोचो 2500 साल पहले वो चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, और आज भी आपको मिल रहा है। कैसे? इन्हीं सब पुस्तकालयों की देन है। अगला, साहित्य संग्रह जो शिक्षा और प्रयोगशालीय शोध में उपयुक्त हो। अगला, अध्यापकों पर विभिन्न विषयों में हुए विकास को बताना। कुछ अध्यापक होते हैं अपडेट नहीं होते हैं, अध्यापकों का अपडेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसमें पुस्तकालय का बहुत योगदान है। अगला है अध्ययन जिज्ञासा को बढ़ाना। अब ये सेवाएं क्या क्या देते हैं? पुस्तकालय दीक्षा सेवा। अगला, सिद्धांतों व नियमों को समझना। अब पुस्तकालय के कुछ सिद्धांत और नियम होते हैं, जैसे हम लोग डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा दी हुई 5 सिद्धांतों को पढ़ेंगे, कई बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें ये लोग समझाते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं पूरे देश के लाइब्रेरीज़ में, तो ये कार्य करते हैं। अगला है पुस्तकों की लेन देन भी करते हैं भाई, सूचना को भी देते हैं। RTI को जानते हो, अब सूचना देना पड़ेगा कि कितनी लाइब्रेरी, कितनी पुस्तकें हैं, क्या काम कर रहे हो, पैसे ले रहे हो आप, क्या काम कर रहे हो रिसर्च के लिए, तो ये सारी चीज़ें RTI के द्वारा इन्हें सूचना देनी पड़ती है। अगला, ये साहित्य की भी खोज करते हैं।
हम आप लोग तो जानते हो नोबेल पुरस्कार वगैरह मिलता है ना, तो ये सारे देखते हैं कि हमारे देश में सबसे अच्छा राइटर कौन है, उसकी पुस्तक को भेजा जाए क्या नोबेल प्राइज़ के लिए। तो ये सारे भी ये कार्य करते हैं। पाठक को परामर्श व संदर्भ भी देते हैं, पुस्तकों का आरक्षण, फोटो कॉपी भी देते हैं भाई। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अनुवाद सेवा। अपने देश में सबसे बुरी स्थिति है अनुवाद सेवा की। आने वाले अभी देखो भारत सरकार भी सोच रही है कि अनुवाद सेवा को बहुत ही विस्तृत किया जाए। इतनी घटिया व्यवस्था ना अपने देश में अनुवाद की। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को ले लो, यहाँ तक कि यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को वो इंग्लिश में लिखते हैं और उसका जब ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में, तो ज़रूर कुछ ना कुछ वो गलतियाँ निकाल ही देते हैं। चलो ठीक है, हम लोग किसी तरह से सह लेते हैं, एक दो गलतियाँ हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं किसी तरीके से। हालांकि बहुत बुरी चीज़ है, नहीं होनी चाहिए, उससे हमारा कई समय भी बर्बाद होता है। तो ये गलतियाँ होती हैं, ड्रॉबैक हमारे सिस्टम का। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो जो नेत्रों से विकलांग होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, जो अंधे होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि में कैसे कंटेंट को अवेलेबल करवाया जाए, ये सबसे बड़ा काम कर सकता है। तो अभी देखो मैंने पॉइंट वाइज सारा चीज़ लिखा है, एग्ज़ाम में आपको सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें मैंने बोला ना, ब्रेल लिपि, ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। अब सारी चीज़ें मैं लिख नहीं पाऊँगा, इसको तैयार करने में ही मुझे कई घंटे लग जाते हैं। पहले पूरा पढ़ो, फिर उसके नोट्स बनाओ, फिर वीडियो बनाओ, तो काफ़ी समय लग जाता है, ऐसे नहीं बन जाता है वीडियो। तो ऐसे ही अनुवाद जो हमारे विकलांग लोग होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनके लिए ब्रेल लिपि में पुस्तकें उपलब्ध कराना, ये विश्वविद्यालय पुस्तकालय का बहुत अच्छा काम होता है। हालांकि ये बहुत वीक है, बहुत ही कमज़ोर है, बहुत गया गुजरा है, नहीं मिल पाती हैं ब्रेल लिपि में पुस्तकें। अब तो टेक्नोलॉजी भी आ गई, तब भी इतनी गया गुजरा है। मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी कई कॉलेजेस में, लाइब्रेरीज़ में मैं गया हूँ। मैं खुद जाता था उन बच्चों के साथ, तो ढूंढता था तो मिलता ही नहीं था पुस्तक, तो बुरा लगता था। तो हम लोग क्या करते थे कि अपनी पुस्तकें पढ़ करके वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके उनको दे देते थे, तो वो सुन लेते थे। अब वो गए गुजरे, हमारा सिस्टम गया गुजरा है, लेकिन हम तो कुछ कर ही सकते थे, तो हमने पूरा रिकॉर्ड करके उनको दे दिया करते थे। और जब यहाँ क्लासरूम में टीचर पढ़ाते थे तो टीचर के लेक्चर को रिकॉर्ड करके उनको दे दिया, कुछ तो समझ में आ जाता था। अगला है पाठ्य सामग्री प्रदर्शन करना। अब ला के पूरा रख लिया करोड़ों किताबें और किसी को बताया ही नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये पाठ्य सामग्री को प्रदर्शित किया जाता है। अगला है संगठनात्मक ढांचा। अब ये दो प्रकार की होती है, केंद्रीय पुस्तकालय और विभागीय पुस्तकालय। अब देखो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा होता है। अब मैं जेएनयू में गया था, जेएनयू में अगर पैदल चलने लगे तो पूरा दिन लग जाएगा एक छोर से दूसरे छोर में जाने में और टहलने में। अब वहाँ जब मैंने लाइब्रेरी देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया। एक तो लाइब्रेरी देखा छोटा सा था, वो साइंस का था, और एक था तो बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, कई मंजिलों के था। तो एक सर थे हमारे, तो मैंने उनसे पूछा, सर ये एक बड़ा सा लाइब्रेरी, ये छोटा, ये साइंस, ये सब क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी तुम्हें दिख रही है, इसको बोलते हैं केंद्रीय पुस्तकालय, यानी सेंट्रल लाइब्रेरी। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, यही समझ लो ये प्रधानमंत्री है, ठीक है। और ये जो साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें मंत्री हैं। तो ये जो केंद्रीय पुस्तकालय है, इन विभागीय पुस्तकालयों को कोऑर्डिनेट करता है। तो कभी आपको मौका मिले तो आप वहाँ पे जाना। और भी एक पुस्तकालय था डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पे, वहाँ पे मेरा इंटर्नशिप था। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, तो वहाँ पे भी हमें जानने को मिला। हालांकि वो अभी बन रहा है वो लाइब्रेरी, अभी वहाँ पे उतनी ढेर सारी पुस्तकें नहीं, लेकिन हमने वहाँ पे कुछ काम किया, हमें एक अच्छा अनुभव मिला वहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। चलो फिर आगे के वीडियो हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।